अध्याय 7 भाग 2 बिहार के अनोखे अपराध उद्योग। 2002 में लालू परिवार ने अपनी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी के दौरान एक नया विवाद खड़ा कर दिया। रोहिणी की शादी मुंबई स्थित एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी राव रणविजय सिंह के बेटे से हो रही थी। शादी की धूमधाम और भव्यता के बावजूद उससे पहले के दिनों में पटना के व्यापारिक समुदाय में अफरा तफरी मची रही। लालू के वफादार पटना की सड़कों पर घूमते रहे और मेहमानों को लाने ले जाने के नाम पर शोरूम से 50 से ज्यादा नई कारें चुरा ली। शहर के बोरिंग रोड स्थित एक मारुति शोरूम के मालिक ने बताया कि उन्होंने स्वेच्छा से 5 कारें छोड़ दी थी। हालांकि ऑल्टो और वैगन आर के 10 और नए एयर कंडीशन मॉडल जबरन ले लिए गए। यहां तक कि कारों का पेट्रोल भी उधार पर खरीदा गया था। पुलिस इस बर्बरता को मूकदर्शक बनी रही और कुछ मामलों में तो उपद्रवियों से मिलीभगत भी की। हालांकि हिंसा सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं थी। बताया जाता है कि राबड़ी देवी के एक भाई ने विभिन्न दुकानों से सैकड़ों नए सोफा सेट और आलीशान कुर्सियां इकट्ठा की और उन्हें शादी के पंडाल में रख दिया, जिसे मुंबई के ताज महल पैलेस होटल की तरह डिजाइन किया गया था। केवल फूल वाले ही राहत की सांस ले पाए। बैंकॉक, कोलकाता, दिल्ली और अन्य जगहों से फूल मंगवाए गए थे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रोहिणी के ससुर आयकर आयुक्त थे। राज्य सरकार के अधिकारियों ने भी लालू को तुरंत खुश कर दिया। जिस साधारण गांव से दूल्हा आया था, उसे तुरंत बिजली, टेलीफोन और सड़क से जोड़ दिया गया। राज्य विद्युत बोर्ड को कथित तौर पर 25 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांसमिशन घाटा हुआ। पूरे समारोह की सुरक्षा 300 पुलिसकर्मियों द्वारा की गई थी, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स, STF और कमांडो शामिल थे। धन और शक्ति का दिखावटी प्रदर्शन सिर्फ इसी मामले में नहीं, बिहार में सत्ताधारियों के लिए कोई नई बात नहीं थी, यहां तक कि लालू की बड़ी बेटी मीसा की शादी के दौरान भी। हालांकि राज्य की राजधानी के ठीक बीचों बीच लालू के समर्थकों की बेशर्मी बिहार में कानून व्यवस्था की असली स्थिति का प्रतीक थी। लालू के साले की कुछ और हरकतें और भी बेशर्म और भयावह थीं। पटना को झकझोर देने वाली एक उल्लेखनीय घटना शिल्पी गौतम हत्याकांड थी। गौतम एक युवा महत्वाकांक्षी राजनेता और लंदन स्थित एक डॉक्टर का बेटा, राजद की युवा शाखा का एक सक्रिय सदस्य था। 23 वर्षीय शिल्पी, जो मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी, पटना के एक प्रमुख कपड़ा व्यवसायी उज्ज्वल कुमार जैन की बेटी थी। ऐसा माना जाता था कि गौतम और शिल्पी के बीच प्रेम संबंध थे। 3 जुलाई 1999 को शिल्पी और गौतम के अर्धनग्न शव पटना के फ्रेजर रोड के पास एक गराज में खड़ी एक कार के अंदर से बरामद किए गए थे। यह अपार्टमेंट लालू के कुख्यात साले साधु यादव का था। पुलिस की भूमिका और उनकी जांच पर शुरू से ही गंभीर सवाल उठे थे। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही साधु यादव के समर्थक वहां पहुंच गए और हंगामा मचा दिया। गाड़ी को ठीक से टो करने के बजाय एक कांस्टेबल उसे चलाते हुए थाने ले गया, जिससे फिंगरप्रिंट पहचान नामुमकिन हो गई। पुलिस की कहानी और मौत के संभावित कारणों में विरोधाभास था। शुरुआत में इन मौतों को आत्महत्या और बाद में जहर बताया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और भी विसंगतियां सामने आई। गौतम के शव का उसके परिवार की सहमति के बिना जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि गराज अंदर से बंद था और चाबियां गायब थीं। इससे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी, उसे शवों की मौजूदगी की जानकारी थी। एक असफल जांच और प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता के कारण काफी राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। मामला अंततः CBI को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले कई लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। CBI ने साधु यादव होने के संदेह में एक विधायक से DNA नमूना मांगा, जिसने इसे देने से इनकार कर दिया। 4 साल बाद मामला बंद कर दिया गया और इसे दोहरी आत्महत्या घोषित कर दिया गया। कुछ साल बाद शिल्पी के भाई प्रशांत जैन का अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया और पुलिस के भारी दबाव के कारण 12 दिन बाद रिहा कर दिया गया। ऐसा माना गया कि यह उसे मामले को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित करने का एक प्रयास था। हालांकि ये अपराध सरकार या किसी परिवार के करीबी व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत अपराध थे, लेकिन कुछ अन्य अपराधों की कार्यप्रणाली इतनी मानकीकृत और जटिल हो गई कि उन्होंने एक उद्योग का रूप ले लिया, जो विभिन्न प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से चलाया जाता था, जिन्हें आय का एक हिस्सा भी मिलता था। बंदूक की नोक पर 12 दिसंबर 1994 की सुबह रांची में स्कूटर पर सवार 2 युवक बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में एक कार्यकारी अभियंता राधेश्याम रजक के घर पहुंचे। उनमें से एक युवक अपनी सीट से उठा, एक स्थानीय बंदूक निकाली और रजक को बिल्कुल पास से गोली मार दी। इसके बाद दोनों भाग गए।
बाद में पता चला कि एक स्थानीय ठेकेदार ने रजक की हत्या के लिए शूटरों को 5,000 रुपये दिए थे। यह कोई अनोखी घटना नहीं थी। 1990 के दशक में बिहार में हत्याएं, खासकर इंजीनियरों की हत्याएं, एक आम बात हो गई थी। इंजीनियरों के पास परियोजनाओं को पारित करने के लिए अपार शक्ति होती थी और माना जाता था कि वे अकूत संपत्ति अर्जित करते थे। इससे उनका न केवल ठेकेदारों से बल्कि भ्रष्टाचार की श्रृंखला में शामिल अन्य लोगों से भी टकराव होता था, जैसे राजनेता और वरिष्ठ अधिकारी। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि जबरन वसूली करने वालों की दिलचस्पी सिर्फ उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्तियों में ही थी। बिहार में हर संभावित स्थिति और जगह के लिए जबरन वसूली करने वालों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद थी। उनका आतंक बिहार के हर निवासी के जीवन में इतना व्याप्त था कि सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति भी गलत पक्ष में नहीं आना चाहता था। न केवल निम्न पदस्थ बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डरे हुए थे। इसकी पुष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण 1994 में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की भीड़ द्वारा दिनदहाड़े हत्या थी। लालू के पहले कार्यकाल में ही लगभग 2 दर्जन जिला और प्रखंड प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की या तो हत्या कर दी गई या उनका अपहरण कर लिया गया और उन्हें काफी बातचीत के बाद रिहा किया गया। 1992 में सत्तारूढ़ जनता दल के एक सांसद रामशरण यादव और उनके बेटे रणवीर यादव स्वास्थ्य सचिव TCA रामानुजम के कार्यालय में घुस गए और उनकी पिटाई कर दी। स्वास्थ्य सचिव की गलती यह थी कि उन्होंने रामशरण यादव के एक बच्चे को जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में गलत तरीके से भर्ती करने की सिफारिश पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। पिता और पुत्र दोनों इसके बाद आराम से कार्यालय से बाहर चले गए। जैसी कि उम्मीद थी, दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह एक आम बात हो गई थी और यह अच्छी तरह से समझा जाता था कि किसी सरकारी अधिकारी की पिटाई करने पर शायद ही कोई कार्रवाई होती। हालांकि अधिकारी भी इस व्यवहार के लिए समान रूप से जिम्मेदार थे। उनमें से ज्यादातर अक्सर अपराधियों और राजनेताओं से मिलने वाले एहसानों और कमीशन से लाभान्वित होते थे। इसलिए कृतज्ञ अधिकारी सत्ताधारी लोगों के किसी भी आपराधिक कृत्य को नजरअंदाज करना पसंद करते थे, यहां तक कि उनकी मदद और सुरक्षा करने की हद तक भी। एक अधिकारी के अपहरणकर्ताओं और हत्यारों को दूसरे अधिकारी संरक्षण देते थे और इस तरह अपराध और अपराधियों के बेखौफ होने का दुष्चक्र चलता रहा। बिहार में अपराध में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण युवाओं में लगातार बेरोजगारी थी। चोरी, डकैती और जबरन वसूली जैसे पारंपरिक अपराध ज्यादा बेखौफ होकर किए जाते थे क्योंकि प्रशासन बेखबर था और पुलिस सुस्त। डकैती और सड़क डकैती में तेजी से वृद्धि हुई। हर इलाके और हर राजमार्ग पर कई नए गिरोह उभर आए। धनबाद में एक घटना में रात 9 बजे के बाद कतरास से घर लौट रहे एक मजिस्ट्रेट को एक गिरोह ने रोक लिया और लूट लिया। लुटेरों को इस बात का भी डर नहीं था कि मजिस्ट्रेट लाल बत्ती वाली गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। कोडरमा घाटी, जो पटना और रांची के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ऐसी डकैतियों के लिए कुख्यात हो गई। उत्तर बिहार में स्थित GT रोड सड़क लुटेरों के लिए एक और लाभदायक मार्ग था क्योंकि यहां से ट्रकों का आवागमन बहुत अधिक होता था। जब सड़क डकैती बहुत अधिक हो गई और लोग रात के समय सड़कों पर यात्रा करने से बचने लगे, तो कुछ गिरोह ट्रेनों में लूटपाट करने लगे। ट्रेन डकैतियों की संख्या में वृद्धि हुई और उनका स्वरूप बदल गया। हालांकि पहले डकैती पैसेंजर ट्रेनों में अधिक आम थी, लेकिन जल्द ही यह एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में भी फैल गई। 4 मार्च 1997 को हावड़ा जाने वाली कालका मेल मुगलसराय पार करके बिहार में प्रवेश ही कर रही थी। यात्री रात के खाने के बाद लगभग सो ही गए थे कि उन्होंने शोर सुना। 1 दर्जन हथियारबंद युवकों ने यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया था। एकमात्र प्रतिरोध दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह ने किया, जिन्होंने अपनी 9 मिलीमीटर सर्विस रिवॉल्वर से डकैतों को चुनौती दी। हालांकि वो 2 डकैतों को मारने में कामयाब रहे, लेकिन अंततः उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। गिरोह के बाकी सदस्य लूट का माल लेकर भाग गए। ये सबसे आम तरीका बन गया। लुटेरे पिछले स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते और जब ट्रेन उनके इलाके में पहुंचती, तो वे अनजान यात्रियों को लूटना शुरू कर देते। यात्रियों को चाकुओं और बंदूकों से धमकाया जाता और उनसे पैसे, गहने और अन्य महंगे सामान छीन लिए जाते। कोलकाता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से लौटने वाले प्रवासी आसानी से शिकार बन जाते थे। ऐसी घटनाएं शादी के मौसम में भी बढ़ जाती थी, जब कुछ यात्री महंगे गहने या कपड़े ले जाते थे। फिर लुटेरे स्टॉपिंग चेन खींचकर भाग जाते थे और फिर कभी पकड़े या पकड़े नहीं जाते थे। बिहार में ट्रेन डकैती इतनी आम हो गई थी कि तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने धमकी दी थी कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बिहार से ट्रेन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। पासवान अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे।
मार्च 1997 के पहले 10 दिनों में 10 ट्रेन डकैती की घटनाएं हुई थी। इसमें नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में हुई लूट शामिल थी, जिसमें 2 सैन्यकर्मी घायल हो गए थे। भागलपुर दादर एक्सप्रेस में हुई लूट, जिसमें 4 लोग मारे गए और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, और महानंदा एक्सप्रेस में हुई लूट, जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवान भी शामिल थे। बंदूक, चाकू या बाइक सवारों द्वारा राहगीरों की घड़ी, चेन, पर्स या अन्य सामान छीनकर भागने की घटनाएं लगातार जारी रहीं। दरअसल, ये अपराध इतने निम्न स्तर के माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं कि पुलिस अक्सर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। अपराधियों की जांच या गिरफ्तारी तो दूर की बात है। बसों में लूटपाट ट्रेनों की तरह ही बड़े पैमाने पर जारी रही। लुटेरे यात्री बनकर बसों में चढ़ते, उन्हें एकांत जगह पर रोकते और बंदूक की नोक पर यात्रियों का सामान चुरा लेते। कोडरमा घाटी से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने एक दिलचस्प अनुभव सुनाया। लुटेरों ने उसकी कार रोक ली। तलाशी लेने पर उन्हें केवल 5,000 रुपए मिले। लुटेरों ने पैसे लौटा दिए और उनसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज न कराने का अनुरोध किया। जब उनसे कारण पूछा गया, तो लुटेरों ने कहा कि अगर पुलिस को पता चला, तो वे अपना हिस्सा 10,000 रुपए लेने आएंगे। पुलिस थानों को अक्सर आसन्न डकैतियों की सूचना दी जाती है। वे ऐसे स्थानों से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहते हैं। इसी तरह, जब ऐसे लुटेरे गिरोहों को पकड़ने के लिए उच्च स्तरीय अभियान शुरू किए जाते हैं, तब भी पुलिस में उनके दोस्तों द्वारा उन्हें पहले ही सूचित कर दिया जाता है। लूट का एक बड़ा हिस्सा हमेशा पुलिस बल के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाता है। अपहरण उद्योग 2004 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना मिली। बिहार में चुनौतीपूर्ण कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एनएचपीसी के निदेशक ने आत्मविश्वास से कहा कि उनकी कंपनी ने पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर के सबसे अधिक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कई परियोजनाएं लागू की हैं। ठीक 1 महीने बाद बेतिया जाते समय एनएचपीसी के 2 वरिष्ठ कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया। एक कर्मचारी तो भाग निकला, लेकिन दूसरे को अपहरणकर्ताओं ने 2 हफ्ते के नाटक के बाद रिहा कर दिया। अपहरणकर्ताओं ने मुंबई में हवाला के जरिए 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। एनएचपीसी ने फिरौती देने से इनकार किया, लेकिन बिहार में बहुत कम लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया। ऐसा माना जाता है कि 1980 के दशक में बिहार में अपहरण उद्योग फल फूल रहा था, जिसका केंद्र उत्तर पश्चिम बिहार का पश्चिमी चंपारण था। जबरन नील की खेती के खिलाफ गांधी जी के पहले और ऐतिहासिक सत्याग्रह का स्थल पश्चिमी चंपारण बिहार के अपराध मानचित्र पर एक विशेष स्थान रखता है। अपनी नदी और वन भूमि के कारण पश्चिमी चंपारण डकैतों के लिए एक आदर्श आश्रय स्थल था, और इसलिए इसे अक्सर बिहार का चंबल कहा जाता था। हालांकि डकैती की राजधानी कैसे अपहरण की राजधानी बन गई, यह अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि यह 1980 के दशक में एक पुलिस अधीक्षक के दिमाग की उपज थी, जिन्हें इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर डकैतियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने क्षेत्र के प्रमुख डकैती गिरोहों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि पारंपरिक डकैती में तीव्र हिंसा, पकड़े जाने का गंभीर खतरा और कठोर दंड शामिल होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे लोग बैंकिंग का सहारा ले रहे थे, डकैती कम हो रही थी और कम जोखिम वाले अपराध, अपहरण की ओर रुख करना समझदारी भरा कदम था। इससे बिना खून खराबे के फिरौती के रूप में अच्छी रकम मिल जाती थी। ऐसे अपराधों के लिए सजाएं बहुत हल्की थी। डाकुओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्द ही डकैती की घटनाओं में कमी आई और अपहरण के मामलों में वृद्धि हुई। 1985 तक ये घटना रोहतास, भागलपुर और मुंगेर जिलों में फैल गई। 1995 के पुलिस रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया में हर दिन 2 लोगों का अपहरण होता था। अपहरण की उच्च दर वाले इन जिलों के बीच समानता ये थी कि ये पहाड़ी या नदी वाले इलाकों में स्थित थे और नेपाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे थे। 1990 के दशक तक ये धारणाएं अप्रासंगिक हो गई थी और अपहरण गिरोह बिहार के हर क्षेत्र में व्याप्त हो गए थे। उनका आतंक इतना ज्यादा था कि लोग अक्सर ऐसी कोई भी चीज खरीदने से हिचकिचाते थे जो उनका ध्यान आकर्षित कर सके। सशस्त्र अंगरक्षकों के बिना हर घर या कई मामलों में तो उनके साथ भी असुरक्षित था। सूर्यास्त के बाद बाहर निकलना आत्मघाती और अपहरणकर्ताओं को खुला निमंत्रण माना जाता था। अपराध रिकॉर्ड हालांकि उच्च थे, अपराध उद्योग के वास्तविक पैमाने को सही ढंग से नहीं दर्शाते थे, क्योंकि अधिकांश पीड़ितों ने कभी एफआईआर दर्ज नहीं कराए। एफआईआर दर्ज करने का मतलब था कि अगली बार अपहरण होने पर ज्यादा फिरौती देनी होगी। कई मामलों में पुलिस एफआईआर स्वीकार ही नहीं करती थी।
अराजकता की हताशा में फंसी पुलिस अक्सर अपराधियों और पीड़ितों पर ही मामला आपस में सुलझाने का काम छोड़ देती थी। कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में दबाव पड़ने पर पुलिस मुठभेड़ में हत्याओं और ऐसे अपराधों के सबसे बुरे रूप की हिरासत में हिंसा का सहारा लेती थी। कई मामलों में पुलिस अधिकारी शांति स्थापित करने वाले के रूप में काम करते थे और असहाय पीड़ितों को जाति कलंकित न्याय प्रदान करते थे। ज्यादातर अपहरण फिरौती के लिए होते थे। हालांकि शुरुआत में धनी किसानों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अपराधियों को जल्द ही एहसास हो गया कि डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी और ठेकेदार ज्यादा आसान और मुनाफे वाले शिकार होंगे। जिन लोगों को निशाना बनाया जाता था वे हर संभव सावधानी बरतते थे, धन संपत्ति के प्रदर्शन से बचने से लेकर हर हफ्ते अपना ठिकाना बदलने और छोटी छोटी दूरियों के लिए भी सुरक्षा कर्मियों के साथ यात्रा करने तक, लेकिन वे अपहरण की अनिवार्यता से शायद ही कभी बच पाते थे। स्थिति इतनी विकट हो गई कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजना पड़ा, जिसमें पूछा गया कि उन्हें अपना कर किसे देना चाहिए, सरकार को या फिरौती वसूलने वालों को। समय के साथ जैसे जैसे इन आपराधिक गिरोहों की कार्यप्रणाली बदली, स्कूल जाने वाले बच्चे अपहरणकर्ताओं के लिए एक नया और अपरिचित लक्ष्य समूह बन गए। बच्चे आसान निशाना होते थे क्योंकि उनका अपहरण करना आसान था और माता पिता उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस खतरे के कारण बिहार उच्च न्यायालय ने 2005 में टिप्पणी की, क्या बिहार में पैदा होना अपराध है? यह एक बच्चे की बात नहीं है। हमें बताएं कि बच्चे स्कूल कैसे जा सकते हैं और सुरक्षित रूप से पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। फिरौती की रकम अपहृत व्यक्ति की भुगतान क्षमता के अनुसार अलग अलग होती थी और कुछ हजार से लेकर लाखों तक होती थी। भागलपुर के एक अजीबोगरीब मामले में एक स्कूल जाने वाले लड़के की रिहाई के लिए कोई पैसा नहीं मांगा गया था। फिरौती बस अपहरणकर्ताओं के लिए आयोजित एक भव्य रात्रिभोज थी। 1995 के पहले 5 महीनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगभग 700 अपहरण की घटनाएं दर्ज की गई, यानी औसतन प्रतिदिन लगभग 6 अपहरण। कई मामलों में गिरोह फिरौती की रकम के एक हिस्से के लिए अपहरण का काम छोटे गिरोहों को सौंप देते थे। कुछ मामलों में अपराधी पकड़े जाने से बचने और एक ही जगह पर छिपे रहने के लिए पीड़ित को अंतर्राज्यीय गिरोहों को बेच देते थे। इनमें से ज्यादातर गिरोहों को किसी स्थानीय दबंग या राजनेता का संरक्षण प्राप्त था। यह इस प्रथा के खिलाफ कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को भी उजागर करता है। मुजफ्फरपुर के एक कपड़ा व्यापारी नंद किशोर लाल टीकामणि के बहुचर्चित अपहरण मामले में खान एवं भूतत्व मंत्री सीताराम सिंह के भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया था। उस समय कुछ गिरोह मुख्यमंत्री आवास तक सीधी पहुंच होने का दावा करते थे। लोग अक्सर पटना के एक डॉक्टर का उदाहरण देते हैं जिनकी कार बंदूक की नोक पर छीन ली गई थी और जब वे लालू प्रसाद के आवास पर पहुंचे तो उन्होंने कार वहीं खड़ी पाई। अपहरण में अपराधी राजनेता गठजोड़ पटना के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा के मामले में स्पष्ट हुआ। डॉक्टर चंद्रा का 17 मई 2003 को एक डिनर पार्टी से लौटते समय अपहरण कर लिया गया था। उनके परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस बहुचर्चित मामले ने राज्य और सरकार की बदनामी की। पुलिस ने जल्द ही डॉक्टर चंद्रा को पटना जिले के चिरौरा गांव से छुड़ा लिया। हालांकि इस मामले ने अपराधी से राजनेता बने और पीरो निर्वाचन क्षेत्र से जदयू विधायक सुनील पांडे की संलिप्तता के कारण अधिक ध्यान आकर्षित किया। पांडे को 2008 में इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपहरण में उसके साथी ने कबूल किया कि पांडे ने पटना के मौर्य होटल में हवा में गोलियां चलाकर अपहरण की सफलता का जश्न मनाया था। एक अन्य कुख्यात अपराधी उमेश सिंह 2002 में अपनी गिरफ्तारी से पहले कम से कम 12 अपहरण के मामलों में वांछित था। इन अपहरणों में प्रमुख व्यवसायी सज्जन जालान और एक्साइड इंडस्ट्रीज के प्रमुख सत्यव्रत गांगुली के अपहरण शामिल थे। हालांकि उमेश सिंह की गिरफ्तारी का स्थान अधिक पेचीदा था। उसे पटना के कंकड़बाग में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के दामाद के आवास से गिरफ्तार किया गया था। 1992 और 2004 के बीच कुल 32,085 अपहरण के मामले दर्ज किए गए। 2011-1990 के दशक में बिहार में अपहरण उद्योग के अचानक बढ़ने के लिए कई कारक जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। पहला कारण युवाओं में व्यापक बेरोजगारी थी, जो किसी भी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के अभाव में इसे कम जोखिम वाला, उच्च लाभ वाला व्यवसाय मानते थे। दूसरा कारण राजनेता अपराधी गठजोड़ था और कई मामलों में एक ही व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा था। इसके परिणामस्वरूप समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था। तीसरा कारण पुलिस की अक्षमता थी। प्रत्येक थाने की आबादी को देखते हुए पुलिस पर पहले भी और अब भी अत्यधिक कार्यभार था। पुलिस पर अक्सर अपने इलाकों में आपराधिक गिरोहों के साथ मिलीभगत का आरोप लगता था।
पुलिस अधिकारियों में प्रशिक्षण और संवेदनशीलता की कमी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। अपहरण के सबसे असामान्य मामले बेगूसराय और मोकामा इलाकों से सामने आए, जहां अक्सर दहेज की भारी भरकम रकम से बचने के लिए बंदूक की नोक पर छोटे लड़कों का अपहरण कर उनकी शादी करा दी जाती थी। बोलचाल की भाषा में पकरुआ ब्याह कहे जाने वाले इन जबरन विवाहों को विवाह समारोह की धार्मिक पवित्रता के कारण रद्द नहीं किया जाता था। इसके अलावा अगर दूल्हा अपने वादे से मुकर जाता तो उस पर दहेज कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता था और उसे लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ता था। 1990 के दशक में अखबारों में कई ऐसे मामले छपे जहां दूल्हे के एक दोस्त को पकड़कर उसी मंडप में अपने दोस्त से जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ मामलों में दूल्हे के नाबालिग रिश्तेदार शाहवाला को भी नहीं बख्शा गया और नए दूल्हा दुल्हन से उसकी शादी ऐसे कर दी गई मानो वे 10 साल के हों। 1994 में बेगूसराय और मोकामा इलाकों में ऐसे लगभग 50 मामले सामने आए। ऐसे अपहरणों की विडंबना यह है कि इन्हें तब भी और आज भी एक पुण्य कार्य माना जाता था, क्योंकि अन्यथा लड़की को योग्य वर नहीं मिलता था, जिसका मुख्य कारण दहेज था। लालू राबड़ी काल के अंत तक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 2005 के विधानसभा चुनावों में इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भागलपुर में एक चुनावी रैली में गरजते हुए कहा था, मेरे किसलय और दीपक कहाँ हैं? कोई मुझे मेरे किसलय और दीपक से मिला दे, उनको लौटा दे। मेरे किसलय और दीपक कहाँ है? कोई मेरे किसलय और दीपक को वापस ला दे। किसलय और दीपक का हाल ही में क्रमशः पटना और भागलपुर से अपहरण हुआ था। वाजपेयी के इस सीधे सवाल ने न केवल रैली में उपस्थित दर्शकों बल्कि पूरे राज्य को तुरंत प्रभावित किया। वाजपेयी की टिप्पणी से व्यापक आक्रोश फैल गया। स्कूली बच्चे किसलय की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। बिहार पुलिस हिल गई। वाजपेयी के भाषण के 5 दिन बाद दीपक को छुड़ा लिया गया। किसलय को भी जल्द ही समस्तीपुर से छुड़ा लिया गया और उसके अपहरणकर्ता पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। भ्रष्टाचार चरम पर। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (आईईएस) के अधिकारी सत्येंद्र दुबे की 27 नवंबर 2003 की रात गया में हत्या कर दी गई थी। उस दिन उनकी उम्र 30 साल रही होगी। सत्येंद्र कोडरमा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के परियोजना निदेशक के पद पर तैनात थे और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को एक पत्र भी लिखा था। बिहार के सीवान जिले में 10 बच्चों के परिवार में जन्मे सत्येंद्र ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय तब दिया जब उन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में राज्य बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया। उन्होंने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और फिर 1996 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। सत्येंद्र 2002 में आईईएस में शामिल हुए और उन्हें एनएचएआई में प्रतिनियुक्त किया गया। उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ग्रैंड ट्रंक रोड के औरंगाबाद बाराचट्टी खंड के एक हिस्से का प्रबंधन सौंपा गया था। ये राजमार्ग प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य देश के कई प्रमुख शहरों को 4 लेन सीमित पहुंच वाले राजमार्गों से जोड़ना था। सत्येंद्र दुबे ने ठेकेदार के काम और वित्तीय स्थिति में गंभीर अनियमितताएं पाई और उसके 3 इंजीनियरों को निलंबित करने और 6 किलोमीटर लंबी घटिया सड़क के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। 27 नवंबर 2003 की रात को सत्येंद्र दुबे वाराणसी में एक शादी से लौट रहे थे। स्टेशन से गया स्थित अपने घर जाते समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बैटरी खत्म होने के कारण अपनी कार न मिलने पर सत्येंद्र ने रिक्शा लेने का फैसला किया। इस हत्या ने संसद सहित पूरे देश में हंगामा मचा दिया और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अगले कुछ वर्षों में जांच में आए उतार चढ़ाव ने इस बात पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया कि क्या असली अपराधी कभी पकड़े जाएंगे। शुरुआत में इस मामले को एक साधारण डकैती के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो गलत हो गई। हालांकि इसके तुरंत बाद रिक्शा चालक प्रदीप कुमार, जो एक प्रमुख गवाह भी था, लापता हो गया। सीबीआई पूछताछ के 25 घंटे के भीतर 2 संदिग्धों की मौत और मुख्य संदिग्ध मंटू कुमार के अदालत परिसर से फरार होने से मामला बिगड़ गया। ऐसा माना जाता था कि मंटू के भागने की योजना कुछ प्रभावशाली लोगों ने बनाई थी, जो हत्या के पीछे हो सकते हैं। 2010 में पटना की एक अदालत ने सत्येंद्र दुबे की हत्या के लिए मंटू कुमार और 2 अन्य को दोषी ठहराया। सत्येंद्र दुबे कई महत्वपूर्ण वृत्तचित्रों और टीवी शो का केंद्र बिंदु बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर पुरस्कार स्थापित किए गए।
इस पूरी घटना ने बिहार में व्यापार और अपराध लॉबी की अपार शक्ति को दोहराया और यह भी कि उनका विरोध करना कितना खतरनाक है। 1996 में चारा घोटाले के राष्ट्रीय सुर्खियों में आने के बाद बिहार पहले ही सबसे भ्रष्ट राज्य सरकारों में से एक होने की बदनामी अर्जित कर चुका था। हालांकि जनता 1990 के दशक में बिहार में भ्रष्टाचार के परिदृश्य को मुख्यतः चारा घोटाले के माध्यम से याद करती है। ये लालू राबड़ी शासन के दौरान हुए कई घोटालों में से एकमात्र था। वास्तव में अन्य घोटाले शायद ही कभी प्रकाश में आए, और यदि आए भी तो उनमें दोषसिद्धि दुर्लभ थी। चारा घोटाले में लालू के समर्थकों का उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गुस्सा निराधार नहीं था, क्योंकि उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार को तब भी और आज भी जीवन का एक स्वीकार्य तरीका माना जाता था। चारा घोटाला सामने आने से कुछ साल पहले बिहार के सड़क निर्माण विभाग के गलियारों में एक और बड़ा घोटाला पनप रहा था। कोलकाता स्थित हल्दिया तेल रिफाइनरी को चतरा जिले, अब झारखंड में सड़क निर्माण के लिए बिटुमेन की आपूर्ति करनी थी। हालांकि तत्कालीन सड़क निर्माण मंत्री इलियास हुसैन ने इंजीनियरों के साथ मिलीभगत करके कई मीट्रिक टन बिटुमेन का गबन कर लिया। लालू के करीबी माने जाने वाले हुसैन को लालू मंत्रिमंडल में मजाक में कुबेर मंत्री कहा जाता था। बिहार में जनता दल और बाद में राजद के एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे हुसैन रोहतास जिले के देहरी ऑन सोन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 1990 में लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आने के दिन से लेकर नवंबर 1999 तक, जब सीबीआई ने उन्हें बिटुमेन घोटाले में गिरफ्तार किया, वे सड़क निर्माण मंत्री रहे। हुसैन के समर्थकों ने मांग की कि पूर्व मंत्री की पत्नी को नया सड़क निर्माण मंत्री बनाया जाए, ठीक उसी तरह जैसे लालू की गिरफ्तारी के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लालू ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 1997 में सामने आए इस मामले को अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में 22 साल और लग गए। हुसैन को दोषी पाया गया और उन्हें 4 साल की जेल और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। विडंबना यह है कि उस दौरान शायद ही कोई सड़क बनी। सड़कों के लिए आवश्यक बिटुमेन गबन और भ्रष्टाचार का एक आम स्रोत बना रहा। बिटुमेन घोटाले और इलियास हुसैन से जुड़ी कहानी शहर में चर्चा का विषय बन गई। हुसैन उस कंपनी के लोगों से कुछ पैसे लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे, जिसके साथ उन्होंने सांठगांठ की थी। उन दिनों हवाई अड्डों पर मंत्रियों की सुरक्षा जांच में ढिलाई बरती जाती थी। हुसैन दिल्ली हवाई अड्डे से पैसों से भरा बैग लेकर वापस जाने में कामयाब रहे। हालांकि हुसैन के लेन देन की खबर लालू तक पहुंच गई, जो हुसैन को लेने पटना हवाई अड्डे पहुंच गए। लालू ने हुसैन के हाथ में ब्रीफकेस देखा और कहा, ए हो इलियास, बड़ा सुंदर बैग लिए हो। अरे इलियास, चौंककर इलियास बोला, जी वो पालिका में खरीदे हैं। कितना में खरीदे? जी 2000 में। लालू मुस्कुराए और अपने पीए से कहा, इलियास भाई को 3000 रुपये दीजिए, 2000 ब्रीफकेस का और 1000 दिल्ली से धोके लाने का। ब्रीफकेस घर भिजवा दीजिए। इलियास जानता था कि इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो उन कुछ लोगों में से एक रहा जो 2019 में सजा सुनाए जाने तक लालू और उनके परिवार के साथ रहे। 1994 में लालू ने रामाश्रय प्रसाद यादव को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया। तुरंत ही यह आरोप लगे कि लालू अपनी ही जाति के एक व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण पद पर पदोन्नत कर रहे हैं, और इस पर शायद ही कोई बहस हुई। हालांकि अपनी नियुक्ति के बाद रामाश्रय प्रसाद यादव ने दानापुर स्थित अपनी जमीन मोहम्मद शमीम और राकेश रंजन को बेच दी। कुछ साल बाद इन दोनों खरीदारों ने अपनी जमीन लालू के बच्चों को उपहार में दे दी। शमीम और रंजन बाद में विधान परिषद एमएलसी के सदस्य बने। जमीन हस्तांतरण का यह अकेला मामला नहीं है जिसमें लालू और उनके परिवार के सदस्य सीधे तौर पर शामिल थे। दरअसल अपनी किताब लालू लीला में सुशील कुमार मोदी ऐसे कई उदाहरणों का हवाला देते हैं जिनमें लोगों ने लालू और उनके परिवार के सदस्यों को ठेके या सरकारी नौकरी के बदले मुफ्त जमीन उपहार में दी। पेपर लीक उद्योग 2003 में बिहार को राष्ट्रीय सुर्खियों में लाने वाली एक और खबर कैट सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा का लीक होना था, जो भारतीय प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित बी स्कूल परीक्षा है। लीक के पीछे का व्यक्ति रंजीत कुमार सिंह या डॉक्टर डॉन बताया गया था, जैसा कि वो बिहार में लोकप्रिय रूप से जाना जाता था। नालंदा के खड्डी लोदीपुर में एक किसान परिवार में जन्मे उनकी कहानी गरीबी से अमीरी तक की लोककथा से कम नहीं थी। जब रंजीत पकड़ा गया और उसके बारे में जानकारी सामने आने लगी, तो ये स्पष्ट हो गया कि वह कितना बड़ा रैकेट चला रहा था। बिहार में पेपर लीक उद्योग का अनुमान कम से कम 100 करोड़ रुपए का था। पेपर लीक करने वाले समूह आपको 4 से 15 लाख रुपए के बीच की फीस पर सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग और कई अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए पहले से बुक किए गए पेपर उपलब्ध करा सकते थे।
रंजीत डॉन का समूह कथित तौर पर इनमें से सबसे संगठित था। रंजीत का अतीत अजीबोगरीब था और यह कहा जा सकता है कि उसने खेल के नियम पहले अपना करियर बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करके सीखे थे। उन्होंने 1979 में मैट्रिक पास किया, अपना नाम बदला और कुछ साल बाद फिर से 10वीं की परीक्षा दी। इसे एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तरकीब के रूप में उद्धृत किया जाता है, लेकिन आज भी बिहार के बड़े हिस्से में इसे व्यवहार में पाया जा सकता है। इसका आधिकारिक तौर पर किसी की उम्र कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की उम्र का पहला प्रमाण होता है। रंजीत ने अपनी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा भी 2 बार दी, एक बार कला के छात्र के रूप में और बाद में विज्ञान के छात्र के रूप में, क्योंकि तब तक वो डॉक्टर बनना चाहता था। 1980 के दशक में जब रंजीत पटना पहुंचा, तब तक सेटिंग एक प्रचलित शब्द बन चुका था और छात्र परीक्षा मशीनरी को मात देने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपना रहे थे। एक लोकप्रिय तरकीब किसी भी परीक्षा के लिए सामूहिक रूप से आवेदन करना था, अक्सर सभी आवेदन एक ही लिफाफे में भेजना। इससे छात्रों को एक समान रोल नंबर और एक ही परीक्षा कक्ष प्राप्त होता था, जहां वे कोड के माध्यम से संवाद कर सकते थे। ये कई उम्मीदवारों के लिए कारगर साबित हुआ। जब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग को पता चला कि यह एक धोखाधड़ी है, रंजीत को इस धंधे के गुरु उनके गुरु डॉक्टर इरशाद खान ने सिखाए थे, जिन्होंने इंजन और बोगी प्रणाली बनाई थी। इस प्रणाली में 1.5-2 लाख रुपये खर्च करके एक मेधावी छात्र को एक क्लाइंट के साथ परीक्षा देने के लिए नियुक्त किया जाता था। परीक्षा के दौरान इंजन प्रश्न पत्र हल करता और बोगी को उत्तर उपलब्ध कराता। रंजीत ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की बारीकियों का अध्ययन किया और एक रिंगमास्टर बन गया। एमबीबीएस परीक्षा प्रणाली में नकल करना कितना आसान है, ये समझते हुए रंजीत ने डॉक्टर बनने का फैसला किया। उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और 6 साल बाद 2000 में संदिग्ध रूप से डिग्री हासिल कर ली। फिर रंजीत ने अपनी नई डिग्री और सेटिंग से जुटाए गए पैसों से एक दवा कंपनी खोली। कंपनी का एकमात्र उद्देश्य कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग था। इस समय तक रंजीत किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के हर हथकंडे में माहिर हो चुका था। वो प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों को रिश्वत देता या प्रश्नपत्र समन्वय पैनल के साथ सांठगांठ करता। अक्सर वह प्रश्नपत्रों के परिवहन मार्ग पर नजर रखता ताकि खामियां ढूंढ सके। अगर कोई उपाय काम न आए और उसे पहले से प्रश्नपत्र न मिल पाए, तो वो परीक्षा केंद्र को रिश्वत देकर अपना इंजन और बोगियां एक ही कमरे में रखवा लेता था। हालांकि रंजीत जानता था कि वो किस मुश्किल रास्ते पर चल रहा है और पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखता था। वो परीक्षा से एक रात पहले अपने ग्राहकों को एक कमरे में बंद कर देता और उन्हें उत्तर याद करने के लिए मजबूर करता। लीक हुए प्रश्नपत्र कमरे से बाहर नहीं ले जा सकते थे। रंजीत के भरोसेमंद साथी ग्राहकों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाते थे। रंजीत परीक्षा से पहले अपने ग्राहकों से पोस्ट डेटेड चेक मांगता था। हालांकि रंजीत का भाग्य 2003 में तब टूट गया जब उसके प्रमुख सदस्यों को पुणे में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने हाल ही में दीपिका नाम की एक कॉलेज छात्रा से एक भव्य समारोह में शादी की थी, जिसमें प्रमुख राजनेता, डॉक्टर और नौकरशाह शामिल हुए थे। कई साल बाद रंजीत ने एक साक्षात्कार में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में कबूल किया। उसके अनुयायियों ने दावा किया कि उसे कैट लीक मामले में झूठा फंसाया गया था, क्योंकि वह नालंदा से जॉर्ज फर्नांडीज के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाला था। रंजीत ने दावा किया कि नीतीश कुमार के साथ उसकी दोस्ती खराब हो गई, क्योंकि नीतीश ने उसे वादा किया हुआ टिकट कभी नहीं दिया। वो खुद को कुर्मी कहता था, जो एक कुर्मी से लड़ रहा था, जो नीतीश कुमार की जाति भी है। उनकी पत्नी दीपिका ने बाद में 2015 का विधानसभा चुनाव हिलसा से लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के टिकट पर लड़ा। रंजीत की बदौलत नालंदा विश्वविद्यालय अब नालंदा के गौरवशाली इतिहास में शिक्षा के केंद्र के रूप में एकमात्र उल्लेख नहीं रहा। जिले ने अब पेपर लीक सिंडिकेट का अड्डा होने की ख्याति अर्जित कर ली है। अक्सर आश्चर्य होता है कि रंजीत जैसे बिहारी, जो अपनी बुद्धि से कहीं भी सफल हो सकते थे, ऐसे रास्ते क्यों चुनते हैं। शायद इसलिए कि राज्य उनकी बुद्धि का बहुत कम उपयोग करता है। पता नहीं रंजीत डॉन जैसे लोग ही बिहार को वो बनाते हैं जो वह है, या फिर इसके उलट। बिहार देश में सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों में से एक है, लेकिन सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता दर सबसे ज्यादा है। इस तरह के गहरे विरोधाभास दिमाग को और उलझा देते हैं, जिससे दशकों से बिहार को परेशान करने वाली पहेली को सुलझाना असंभव हो जाता है।